इस मामले पर क्या कदम उठा रही है? साइलेंस। महिला एवं बाल विकास मंत्री जी कृपया। महोदय, मैं माननीय सांसद महोदया जी की चिंता भली समझ पा रही हूँ। महिला सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हम इस मामले को पूरी गंभीरता से डील कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से एक समिति का गठन कर दिया गया है जो देश में बढ़ते दुष्कर्म, महिला सुरक्षा एवं उनकी सिक्योरिटी में क्या लूपहोल्स है उन्हें बारीकी से स्टडी करेगी। उनके क्या निवारण, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट के द्वारा सदन अवगत कराएंगे और उसके अनुसार जो भी कदम उठाने या बिल पारित करने की आवश्यकता होगी तो वह भी किया जाएगा। और रही बात कोलकाता में हुई घटना की जो अत्यंत ही दुखद है और राज्य सरकार, प्रशासन, हॉस्पिटल की नाकामियत को दर्शाती है। यह जिम्मेदारी केवल केंद्र सरकार की अकेले की नहीं, अपितु राज्य सरकार और वहाँ की कानून व्यवस्था की भी है। और परिस्थिति के बाद भी, घटना के बाद भी जिस तरह से परिस्थिति को हैंडल करना चाहिए क्या गया हो गया। केवल 70 सेकंड लगते हैं, केवल 70 सेकंड। एक सिग्नेचर चाहिए था और वो भी मुख्यमंत्री जी का सिग्नेचर, लेकिन सीबीआई में 7 दिन लग गए। मैं आशा करती हूँ कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी और अपराधी को जल्द से जल्द सजा होगी और पीड़िता को न्याय मिलेगा। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 4 सुश्री साक्षी। To measure effective implementation to protect its citizens. Members, however, the government may have indifferent, waiting for yet another tragedy to unfold, and due to their inaction, a 9-year-old girl was snatched by leopard right from her home. Members, unfortunately, I am not finished yet. Last year, I'm sure you all celebrated the special day of Raksha Bandhan. A child was brutally killed by a leopard while heading home after the celebration. And these are not the only cases. I have data on hundreds of such cases. Members, while we are discussing this matter here in Parliament, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किताबों में पढ़ा था इंसान पहले जानवर था, अखबार पढ़कर महसूस होता है आज भी है। हम एक कैसे समाज में रह रहे हैं जहां महिलाओं को केवल एक उपभोग की वस्तु समझा जा रहा है। मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहूंगी कि वह देश में बढ़ती महिला सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है। आखिर कब तक मैडम, कब तक देश में महिलाओं के साथ ये घटनाएं घटित होती रहेंगी? क्या कभी इनका अंत होगा या नहीं? जब देश की बेटी अपने आप को अपने देश में ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है तो वह कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगी? कोलकाता की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, परंतु फिर भी हिंसारों में निरंतरता अभिवृद्धि होती नजर आ रही है। महोदय, मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि वह इस मामले पर क्या कदम उठा रही है। बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला, वहाँ अगले दिन ही दूसरी बेटी के साथ एक दुष्कर्म होता नजर आया। आखिर क्यों इसमें हमारी सरकार ने अभी तक चुप्पी साधी दी है? मैडम, ये मेरा ही नहीं, पूरे देश भर की महिलाओं, बेटियों का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री से यह जानना चाहूंगी कि सरकार इस मामले पर क्या कदम उठा रही है। मैं पूरे सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस प्रकार एक फॉरेन पॉलिसी पूरे राष्ट्र की होती है, उसी प्रकार शिक्षा नीति भी पूरे राष्ट्र की होती है। महोदय, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जब लाया गया तो उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृति का विशेष रूप से ध्यान में रखा गया। हमारी संस्कृति जिसमें वेद, उपनिषद, योग विद्या, कला, ये सब इंक्लूडेड थी।
लेकिन पहले ये सब कुछ नहीं था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमने इन चीजों को भी इंक्लूड किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे गृह मंत्री जी के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के लिए अवसर दिया। किंतु मेरी चिंता यह है कि भारत सरकार जो भी नीति बनाए वह त्वरित हो, ताकि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय का मनोबल न टूट जाए। क्योंकि जैसी खबरें आजकल सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया में आ रही है, वह परेशान कर देने वाली है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह बांग्लादेश की समस्या पर प्राथमिकता से कार्रवाई करे और इस कार्रवाई को पीड़ित समुदाय तक पहुंचाए, ऐसी व्यवस्था बने। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। मिस्टर राजकिरण, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान बांग्लादेश की समस्या के साथ और मैं भारत के पड़ोसी देश मालदीव, श्रीलंका की राजनीतिक परिस्थितियों की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे आसपास जब ऐसा हो रहा है तो हमारी ऐसी समस्या के प्रति क्या तैयारी है, क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं सीमाओं की मोहताज नहीं होती। यदि समय रहते विचार न किया जाए तो अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन सब नियमों पर गंभीरता से विचार करेगी। मिस सानवी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगी। गृह मंत्री जी का ध्यान पश्चिम बंगाल की ओर ले जाना चाहूंगी। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है और भारत में बांग्लादेश से अवैध आप्रवासन बेरोक टोक जारी है। मैं फिर दोहराना चाहूंगी, बांग्लादेश से भारत में अवैध आप्रवासन बेरोक टोक जारी है, जो कि भारत के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या उत्पन्न कर रहा है। बांग्लादेश चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी सक्रिय भागीदार है, जबकि भारत इसका हिस्सा नहीं है। बांग्लादेश ने चीन से सैन्य उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का आयात किया है, जो कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है। जहां एक ओर भारत के शरणार्थी बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय प्रताड़ित किए जा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी, इस संदर्भ में आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा इस सदन में उनका क्या विचार है। हमें बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों से जुड़ी जानकारी हम तक पहुंचा रही है और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कार्य कर रही है और उनकी मदद कर रही है। माननीय सांसदों, युवा संसद के इस शीतकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। महासचिव महोदया। सुश्री अविवा जो उत्तराखंड के हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। सुश्री अविवा। महोदया, आप शपथ लेंगी जब प्रतिज्ञा करेंगे। महोदया, मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? मैं हिंदी में लेना चाहूंगी। मैं सुश्री अविवा युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी।
श्री अभय ज्योतिर्मय के अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। अब शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेंगे। श्री अभय। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहोगे? महोदय, अंग्रेजी में। I, Abhay, having been appointed as a member of lower house of the youth parliament, do swear in the name of God that I bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by the law established, that I uphold the sovereignty and integrity of India, and I faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. कर्तव्य है कि मैं आप सभी को हमारे 9 सैनिकों के दुखद निधन की सूचना मिली। पिछले महीने जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में हुए आतंकवादी हमले में हमने अपने वीर जवानों को खोया है। ये सभी सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते थे, जिनकी इस दुर्घटना में असामयिक मृत्यु निश्चय ही दुखद है। मैं इन सभी के परिवारों के लिए गहरी अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, पिछले माह जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए सभी शहीद जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे सभी जवान कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। हमारे सभी जवान हमारे देश की अमूल्य संपत्ति तथा मानव संसाधन और अतुल्य गौरव भी हैं। मैं इन सभी के परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने आप को संयोजित करता हूं। देश के लिए हमारे जवानों का योगदान अतुल्य है। वे हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने वर्तमान को बलिदान करते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में घटी इस घटना ने संपूर्ण देश को झकझोर के रख दिया है। अपने देश के होनहार जवानों को खोना राष्ट्र के लिए महान क्षति और दुखदायी है। इस दुखद घड़ी में मेरा शहीदों के परिजनों से आग्रह है कि वे खुद को अकेला न समझे, बल्कि पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा हो। मैं शोक संतप्त परिवारों को संवेदना भेजने में अपने आप को और अपने दल को संयोजित करता हूँ। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। महासचिव शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजेंगे। जी अध्यक्ष महोदय।
to measure effective implement to protect its citizens. Members, however, the government may have indifferent, waiting for yet another tragedy to unfold, and due to their inaction, a 9-year-old girl was snatched by leopard right from her home. Members, unfortunately, I'm not finished yet. Last year, I'm sure you all celebrated the special day of Raksha Bandhan. A child was brutally killed by a leopard while heading home after the celebration. And these are not the only cases. I have data on hundreds of such cases. Members, while we are discussing this matter here in Parliament, I'm sure in the distant part of Uttarakhand, where in the Nepal and Kumaon, are innocent life currently at risk. Members, I just wanted to ask, what was that child called? And is it for what these kids' parents voted for the government? Members, this is negligent. And I wanted to highlight that the 551 people, these are not just numbers. They represent the sons, daughters, and the loved ones of the families who have been torn apart by these preventable tragedies. This government crossed all the lines, members. Speaker, madam, please, I just wanted to ask the government that why deleted by people by effort and they are crying out for help. The minister was so silly, leaving my people defenseless. Let us know how much longer my people have to wait before this ineffective, irresponsible, inadequate, and negligent government finally wakes up and protects us. Last but not least, I want to mention that the government policies to look good on the papers, but they fail to implementation. I stating that neither basic rights, nor land laws, nor safety for daughters, and constant wildlife attacks. Who is responsible? पर्यावरण मंत्री जी कृपया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय सांसद जी की समस्याओं और हताशा को पूर्ण रूप से स्वीकारता हूं। मैं उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने इन दुखद घटनाओं में अपने प्रियजनों को खो दिया है। खोई हुई प्रत्येक जान मानव बस्तियों और वन्य जीव आवासों के बीच नाजुक संतुलन की दर्दनाक याद दिलाती है। महोदय, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सरकार इस गंभीर मुद्दे के प्रति न तो लापरवाह है और न ही उदासीन है। महोदय, सदन में जो डेटा प्रस्तुत किया गया है वह वास्तव में चिंताजनक है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति के कारण मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देख रहा है, जिसका मुख्य कारण निवास स्थान पर अतिक्रमण, घटते वन क्षेत्र और वन्यजीव गलियारों के पास बढ़ती मानव बस्तियां हैं। महोदय, हालांकि इन त्रासदियों को रोकने योग्य बताकर समस्या की जटिलता को बढ़ा चढ़ाकर सदन में प्रस्तुत किया जाता है। हमारे मंत्रालय ने इस गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए जो उपाय शुरू किए हैं, मैं वह सदन को अवगत करना चाहूंगा। महोदय, इसमें पहला बिंदु है त्वरित प्रतिक्रिया को मजबूत करना। इसके अंतर्गत ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों से लैस प्रशिक्षित वन्यजीव प्रतिक्रिया दल तैनात किए हैं। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए इन दलों को और मजबूत और विस्तारित किया जा रहा है। दूसरा बिंदु है वैज्ञानिक वन्यजीव प्रबंधन। हम तेंदुए और बाघों की आबादी पर नजर रखने, उनकी गतिविधियों का अध्ययन करने तथा उनके आवासों को अप्रभावित रखने के लिए
संरक्षण माध्यम के साथ कार्य कर रहे हैं। को कम करने के लिए रेडियो कॉलरिंग तथा अन्य ट्रेडिंग उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। तीसरा बिंदु सामुदायिक भागीदारी। महोदय, स्थानीय समुदाय रक्षा की पहली पंक्ति है। हम वन्यजीव प्रवण क्षेत्रों में सावधानियों और कार्रवाई के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, जिनकी संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है। स्थानांतरण और मुआवजा। महोदय, संवेदनशील मानव बस्तियों को महत्वपूर्ण वन्यजीव आवासों से हटाने के उपाय किए जा रहे हैं। सरकार वन्यजीव हमलों के पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित कर रही है। महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि मौतों की संख्या, खास तौर पर विगत वर्ष की संख्या में वृद्धि अस्वीकार्य है, परंतु हमें इस मुद्दे को संतुलित दृष्टिकोण से देखना बहुत महत्वपूर्ण है। मानव जीवन का नुकसान दिल दहला देने वाला है, परंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि इन संघर्षों के मूल कारण वनों की कटाई और अतिक्रमण जैसी मानवीय गतिविधियां हैं। महोदय, मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जीवन की हानि एक अपूरणीय त्रासदी है, परंतु यह एक चेतावनी भी है। सरकार के रूप में हमारा कर्तव्य न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है, अपितु यह सुनिश्चित करना भी है कि आज हमारी कार्रवाई से हमारी भविष्य की पीढ़ी को कोई नुकसान न पहुंचे। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 3 सुश्री ऐशी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किताबों में पढ़ा था इंसान पहले जानवर था, अखबार पढ़कर महसूस होता है आज भी है। हम एक कैसे समाज में रह रहे हैं जहां महिलाओं को केवल एक उपभोग की वस्तु समझा जा रहा है। मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहूंगी कि वह देश में बढ़ती महिला सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है। आखिर कब तक मैडम, कब तक देश में महिलाओं के साथ ये घटनाएं घटित होती रहेंगी? क्या कभी इनका अंत होगा या नहीं? जब देश की बेटी अपने आप को अपने देश में ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, तो वह कहां सुरक्षित महसूस करेगी? कोलकाता की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, परंतु फिर भी इन कार्यों में निरंतरता अभिवृद्धि होती नजर आ रही है। महोदय, मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि वह इस मामले पर क्या कदम उठा रही है। इस बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला, वहाँ अगले दिन ही दूसरी बेटी के साथ एक दुष्कर्म होता नजर आया। आखिर क्यों इसमें हमारी सरकार ने अभी तक चुप्पी साधी दी है? मैडम, ये मेरा ही नहीं, पूरे देश भर की महिलाओं बेटियों का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री से यह जानना चाहूंगी कि सरकार इस मामले पर क्या कदम उठा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री जी कृपया। महोदय, मैं माननीय सांसद महोदया जी की चिंता भली-भांति समझ पा रही हूँ। महिला सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हम इस मामले को पूरी गंभीरता से डील कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से एक समिति का गठन कर दिया गया है, जो देश में बढ़ते दुष्कर्म, महिला सुरक्षा एवं उनकी सिक्योरिटी में क्या लूपहोल्स है, उन्हें बारीकी से स्टडी करेगी, उनके क्या निवारण, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट के द्वारा सदन अवगत कराएंगे और उसके अनुसार जो भी कदम उठाने या वेरीफाइड करने की आवश्यकता होगी तो वह भी किया जाएगा। और रही बात कोलकाता में हुई घटना की, जो अत्यंत ही दुखद है और राज्य सरकार प्रशासन हॉस्पिटल की नाकामियत को दर्शाती है। यह जिम्मेदारी केवल केंद्र सरकार की अकेले की नहीं, अपितु राज्य सरकार और वही कानून व्यवस्था की भी है। और परिस्थिति के बाद भी, घटना के बाद भी जिस तरह से परिस्थिति को हैंडल करना चाहिए क्या गया हो गया। केवल 70 सेकंड लगते हैं, केवल 70 सेकंड। एक सिग्नेचर चाहिए था और वो भी मुख्यमंत्री जी का सिग्नेचर, लेकिन सीबीआई को 7 दिन लग गए। मैं आशा करती हूँ कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी और अपराधी को जल्द से जल्द सजा होगी और पीड़िता को न्याय मिलेगा। धन्यवाद।
प्रश्न संख्या 4 सुश्री साक्षी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय खेल मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि वह विजयी खिलाड़ी को पुरस्कृत करते हैं। अत्यंत ही प्रशंसनीय है, किंतु धरातलीय स्तर पर खिलाड़ी की तैयारी के लिए सरकार क्या कर रही है? अगर हम की बात करें तो अमेरिका ने अकेले 40 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। भारत में खेलों को लेकर उदासीनता के क्या कारण है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश है, सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला भी हमारा देश है। फिर भी हमारे देश के युवाओं का खेल को लेकर योगदान इतना कम क्यों? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि वे इस संदर्भ में कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। खेल मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार खेलों एवं खिलाड़ियों को लेकर काफी अच्छा कार्य कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही टॉप्स स्कीम, जो कि खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय एथलीट बनाने में बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। महोदय, खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम जो कि विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर तराशता है एवं उन्हें उच्च स्तरीय एथलीट बनाने में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह सभी योजनाओं और स्कीमों के कारण आज हम उच्च स्तरीय एथलीट प्रतियोगिताओं में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा टॉप्स स्कीम जो चलाई जा रही है, टॉप्स स्कीम के अंतर्गत जो भी छात्र छात्राएं सिलेक्ट होते हैं उन्हें आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस द्वारा 50,000 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में हमने अपना आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है, जिसमें से हमने एक स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक हासिल किए। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 एशियन गेम्स जो कि चाइना में आयोजित हुए थे, उसमें हमने वर्तमान में 107 पदक जीते हैं। अगर पिछला आंकड़ा देखा जाए तो आंकड़ा 70 का था और जो आंकड़ा बढ़कर 107 हो गया है। यह भी हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कारण ही संभव है। अंत में मैं आशा करता हूं कि माननीय सांसद जी मेरे दिए गए उत्तरों से संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 5 श्री सत्यम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है। कृपया मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह इस परंपरा को विस्तार से स्पष्ट करें। साथ ही यह भी बताएं कि क्या भारतीय शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसका समावेश क्यों आवश्यक था। मान्यवर, क्या आपको लगता है यह शिक्षा नीति भारतीय क्षेत्रों को बेसिक स्तर की प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करने में सक्षम होगी। साथ ही मान्यवर, नई शिक्षा नीति में करियर मार्गदर्शन को भी महत्व दिया गया है। क्या आपको यह बात बता सकते हैं कि यह नीति किस तरह से विद्यार्थियों को करियर के लिए सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा? क्या यह नीति छात्रों को रुचि के आधारों पर सही करियर का चयन करने में सहायक होगी? सभापति महोदय, मैं पूरे सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रकार एक फॉरेन पॉलिसी पूरे राष्ट्र की होती है, उसी प्रकार शिक्षा नीति भी पूरे राष्ट्र की होती है। महोदय, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जब लाया गया तो उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृति का विशेष रूप से ध्यान में रखा गया। हमारी संस्कृति जिसमें वेद, उपनिषद, योग विद्या, कला ये सब इंक्लूडेड थी, लेकिन पहले ये सब कुछ नहीं था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमने इन चीजों को भी इंक्लूड किया।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पूर्व ना तो कोई एजुकेशन थी और ना कोई सिस्टम था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद यहाँ पर बीच में एक बैरियर दिखा कि आर्ट्स का स्टूडेंट सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकता है। अगर वो चाहे वो मैथ्स पढ़ना चाहता है लेकिन वो मैथ्स नहीं पढ़ सकता। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट में ही बंद कर रह जाता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद अगर कोई साइंस का स्टूडेंट चाहे तो वो आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ सकता है। अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट चाहे तो वो मिलिट्री साइंस का सब्जेक्ट भी ले सकता है। अध्यक्ष माननीय युवा सांसद का जो प्रश्न था वो विद्यार्थी के जीवन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की क्या भूमिका रहेगी, वो यह दिया। मैं युवा सांसद सत्यम जी को सत्य से परिचित करना चाहता हूं कि एनईपी के तहत हमने लोकल कल्चर, लोकल जो संस्कृति है, स्थानीय बोली है, उसका प्रमोशन भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हुआ है। कि उत्तराखंड में कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर प्रार्थनाएं जो है वो गढ़वाली भाषा में करें। महोदय, ना ही सिर्फ लोकल कल्चर, जो स्किल डेवलपमेंट होती है, इन्होंने रोजगार की बात करी, इन्होंने करियर की बात करी। आज के समय पर जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, हमें स्किल्स की जरूरत, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं, जो कहीं ना कहीं आगे जाकर के विद्यार्थियों के जीवन में, उनके कैरियर में बहुत सहायक साबित होंगे। इतनी बात हो रही है, मुझे थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात करते हैं। महोदय, एनईपी से पूर्व ये बताया जाता था कि समुद्रगुप्त he was called as Napoleon of India। कालिदास जी को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बताया गया, लेकिन ये कभी नहीं बताया गया कि शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, कालिदास जी का जन्म कब हुआ था। हमारे जीवन ये शब्द नहीं है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक नॉलेज इकोनॉमी के रूप में भारत जाना है। एक हमारी परंपरा में हमारे बड़े एक बात कहते हैं, श्लोक कहते हैं, यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रियम। यानी कि एक व्यक्ति का जैसा मन होता है वैसे ही उसकी वाणी होती है, और जैसे ही उसकी वाणी होती है वैसे ही उसकी क्रियाएं होती हैं। महोदय, ये सब कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो एथिक्स है, जो नैतिकता है, उसके माध्यम से विद्यार्थियों के जीवन में हम डाल सकते हैं। और ये नई एजुकेशन के माध्यम से इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। अंत में मैं अपनी वाणी को एक पूर्ण विराम देना चाहता हूँ, ये कहकर कि नई एजुकेशन पॉलिसी से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत जैसा सपना भी हम अपना बहुत बहुत धन्यवाद। Now the question hour ends and papers will be laid down. महासचिव युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद को राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे रेलवे यात्री सुविधाएं सुधार विधेयक 2024 इम्प्रूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स फैसिलिटीज रेलवे बिल 2024 की प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 5 फरवरी 2024 को हुई बैठक में पारित किया गया था।
महासचिव राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की प्रति सभा पटल पर रखेंगे। महोदया, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए रेलवे यात्री सुविधाएं सुधार विधेयक 2024 की प्रति सभा पटल पर रखी गई। Now 0 hour starts. Miss Wari. आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार की क्या नीति है। विशेष रूप से प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए जन जागरूकता अभियान तो चल रहा है, परंतु प्लास्टिक उत्पादन बंद नहीं हुआ है। आज भी आम आदमी प्लास्टिक से बने कैरी बैग का प्रयोग कर रहा है, और यदि ऐसा ही रहा तो पर्यावरण सुरक्षित कैसे रहेगा। मिस भूमिका। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मेरा सरकार से यह प्रश्न है कि क्यों हमारे देश में सीबीआई की निष्पक्षता, ईमानदारी व स्वायत्ता पर प्रश्न चिन्ह है। सम्मानित उच्चतम न्यायालय ने भी सीबीआई को पिंजड़े में बंद एक तोते की संज्ञा दी है। एक सप्ताह पहले ही सीबीआई ने कुछ राजनेताओं के खिलाफ आए संपत्ति के मामलों की जांच को बंद करने का निर्णय लिया, जिससे प्रश्न चिन्ह लगाया है। यह निर्णय राजनीति से प्रभावित लगता है, जो कि एक गंभीर विषय है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसकी तत्काल जांच करवाई जाए। व राजनेताओं के खिलाफ वर्तमान में चल रही जांच को बंद करने के बजाय तुरंत नई से जांच करवाई जाए। अतः सीबीआई की स्वायत्ता के लिए सदन में यथाशीघ्र विधेयक लाया जाए। संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया। मिस वसुंधरा। आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं इन मामलों को संबंधित मंत्रियों तक पहुंचाऊंगी। Breach of privilege. Miss Shwani. Madam, a serious breach of privilege has been committed by a member of the civil society. A few channels and newspaper by commenting on the draft of land acquisition bill approved by Parliament Standing Committee. All these attributed dishonest motive and expressed a doubt about the integrity of the whole political class and all the honorable members of the Parliament. And they request to allow me to raise a question on that matter now. Miss Shivani, having given notice of it earlier, you may give due notice along with a copy of newspaper cutting and statement made by the civil society members. If recorded, I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. Madam, I have already given a notice of it at 10:15 a.m. today. It will be examined. When it comes to me, I shall consider it and let you know my decision. Now, time to welcome foreign delegates. Honorable members, I have to make an announcement on the behalf of the honorable members of the House. I have a great pleasure in extending our warm welcome to the honorable members of the parliamentary delegation who are on a visit to India and are our honored guests. The honorable members of the delegation are Mrs. Indra Thakur, Ministry of Women, Family Welfare and Child, Mauritius. Mr. Dmytro Kuleba, Foreign Minister, Ukraine. It is a very high-powered delegation who reached Delhi on 26th of December 2024. They are now seated in special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm feelings and very best wishes through them to their President, Prime Minister and Parliament. Now, let us take up the calling attention. Mr. Ayush, Mr. Amit, Mr. Raj Kiran,
and Ms. Sanvi will call the attention of the Minister. Mr. Ayush. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान बांग्लादेश से उत्पन्न समस्याओं का पूर्वी भारत के संदर्भ में जानना चाहूंगा। जहां एक ओर भारत के शरणार्थी बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय प्रताड़ित किए जा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी, इस संदर्भ में आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा इस सदन में उनका क्या विचार है। Mr. Amit. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे गृह मंत्री जी के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के लिए अवसर दिया। किंतु मेरी चिंता यह है कि भारत सरकार जो भी नीति बनाए वह त्वरित हो, ताकि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय का मनोबल न टूट जाए। क्योंकि जैसी खबरें आजकल सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया में आ रही है, वह परेशान कर देने वाली है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह बांग्लादेश की समस्या पर प्राथमिकता से कार्रवाई करे और इस कार्रवाई को पीड़ित समुदाय तक पहुंचाए, ऐसी व्यवस्था बने। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। Mr. Rajkiran. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान बांग्लादेश की समस्या के साथ और मैं भारत के पड़ोसी देश मालदीव, श्रीलंका की राजनीतिक परिस्थितियों की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे आसपास जब ऐसा हो रहा है तो हमारी ऐसी समस्या के प्रति क्या तैयारी है, क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं सीमाओं की मोहताज नहीं होती। यदि समय रहते विचार न किया जाए तो अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन सब नियमों पर गंभीरता से विचार करेगी। Ms. Sanvi. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगी। गृह मंत्री जी का ध्यान पश्चिम बंगाल की ओर ले जाना चाहूंगी। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है और भारत में बांग्लादेश से अवैध आप्रवासन बेरोक जारी है। मैं फिर दोहराना चाहूंगी, बांग्लादेश से भारत में अवैध आप्रवासन बेरोक जारी है, जो कि भारत के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या उत्पन्न कर रहा है। बांग्लादेश चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी सक्रिय भागीदार है, जबकि भारत इसका हिस्सा नहीं है। बांग्लादेश ने चीन से सैन्य उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का आयात किया है, जो कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है। इस संदर्भ में गृह मंत्री जी कृपया अपना रुख सदन पटल पर रखें। Home Minister, please. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार बांग्लादेश में हुई हिंसा और विद्रोह पर अफसोस जाहिर करती है, किंतु साथ ही अपने क्षेत्र के प्रति सजग है। यह मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है महोदय, इसलिए एक अच्छे पड़ोसी की तरह हम बांग्लादेश की स्थिरता में सहयोग प्रदान करेंगे और साथ ही वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए वहां की जिम्मेदार संस्थाओं से बातचीत करेंगे। और आपके माध्यम से मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि हम लगातार वहां की हायर अथॉरिटीज के संपर्क में बने हुए हैं और सभी मुद्दों पर हमारी नजर है और भारत सरकार इस पर विचार कर रही है और इसका समाधान खोजने में प्रयासरत है। महोदय, अब मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद अमित जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, जो कि बांग्लादेशी हिंदू सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हमने इंडो बांग्लादेशी बॉर्डर IBB अनहोनी घटनाओं के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है, जो कि ADG एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल BSF की अध्यक्षता में कार्य कर रहे थे। हमें बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों से जुड़ी जानकारी हम तक पहुंचा रही है और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार
बांग्लादेशी हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कार्य कर रही है और उनकी मदद कर रही है। क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है तो उसके इंटरेस्ट भी हमारे लिए मायने रखते हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए हमने हर संभव प्रयास किया है। और महोदया, मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि हम इस पर गंभीरता से संज्ञान ले रहे हैं। माननीय महोदया जी, मैं माननीय सांसद राज किरण जी की चिंता जो कि श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश में हो रही घटनाएं सीमाओं की मोहताज नहीं हो, मैं उनकी चिंता को भली भांति समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है और ये आज का भारत है श्रीमान, जहां एक स्थिर और मजबूत सरकार है, यहाँ एकजुट लोग है, यहाँ एक प्रबल आंतरिक सुरक्षा है और एक सशक्त सेना भी है। अतः महोदया, भारत की तुलना आज इन देशों के साथ करना आज के संदर्भ में पूर्णतः अनुचित होगा, क्योंकि भारत हर महीनों में इन देशों से कई आगे है। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद सुश्री सान्वी जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सीमाएं आज सुरक्षित है, क्योंकि हमने भारतीय सीमाओं पर सुरक्षा और भी कड़ी कर दी। वहां बीएसएफ की कड़ी निगरानी है, कोई भी व्यक्ति इस पार से उस पार आ जा नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति महोदया, कोई भी व्यक्ति इस पार से उस पार नहीं आ सकता है। हमारे यहाँ पे कड़ी निगरानी है, बीएसएफ के जवान वहां मुस्तैद से खड़े हैं। अवैध घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में आज भारत सक्षम है। वो जमाने गए महोदया, वो जमाने चले गए जब भारत लाचार था। आज भारत का रुख इन सभी मुद्दों पर साफ है और हम उन सभी मुद्दों में सख्ती से निपटने में सक्षम भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी सरकार की विदेश नीति अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ स्पष्ट है कि यदि वे हमारा सहयोग चाहेंगे तो अवश्य मिलेगा, यदि वे हमारा सहयोग चाहेंगे तो अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि हमारे खिलाफ कोई भी साजिश की जाती है या कोई भी षड्यंत्र किया जाता है तो यह आज का भारत श्रीमान या झुकेगा नहीं, या डरेगा नहीं, यहाँ बोलेगा नहीं, सीधे करके दिखाएगा। और महोदया, आज इस सदन के माध्यम से मैं देश तक एक बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जो भी भारत के दुश्मन है और भारत का अहित चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो घर में घुसकर मारा जाएगा। ये हमारे वादा है अपने देश के लोगों से। मैं आप सभी को यह आश्वस्त करता हूँ कि आज भारत सुरक्षित है और भारत की सीमाएं भी सुरक्षित है। महोदय जी, रही बात शरणार्थियों की, तो उनकी समस्याओं से निपटने के लिए हमने वर्तमान में और पूर्व में भी कार्य कर रहे हैं और सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू कर चुके हैं और वर्तमान में एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को बनाने का विचार किया और जिस पर कार्य जारी है महोदया, जल्द ही उस पर भी सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। माननीय सामाजिक न्याय मंत्री विधेयक का पुरस्स्थापन करेंगे। मिस्टर ध्रुव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी व निजी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहूं। प्रश्न है, सरकारी व निजी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक के पुनर्स्थापन करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः अनुमति दी जाए। मिस सुशीला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक इस पूरे को स्थापित करती हूँ। Now, the House will take up consideration to the National Uniform Civil Code Bill 2024. Home Minister, please. Thank you, Honorable Speaker. I have been present and privileged
to take up consideration on the National Uniform Civil Code Bill 2024. This will be a milestone and a new chapter in the history of social and legal justice, equality among the citizens of the nation. And I believe that it will make our constitution more effective and solve many internal disputes and guide us on the path of Viksit Bharat 2047. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अब मैं आपके माध्यम से सदन को इस बिल के उद्देश्यों से अवगत कराना चाहता हूँ। भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान के संस्थापकों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से इसको लागू करने की जिम्मेदारी भारत की सरकार को हस्तांतरित कर दी थी। अतः महोदय, आज की सरकार इसी जिम्मेदारी का निर्वहन हेतु यहाँ बिल सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है। सभापति जी, आपके आदेश अनुसार अब मैं इस बिल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को सदन पटल पर रखना चाहता हूँ। समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत मामलों में जैसे विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, गोद लेने आदि के लिए एक समान कानून को संदर्भित करता है। यह सभी धार्मिक समुदायों में समान रूप से लागू होता है। समान नागरिक संहिता देश में व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करता है जो वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के भीतर व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करते आ रहे हैं। यूसीसी का उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों पर आधारित असमान कानूनी प्रणालियों को समाप्त करके सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। तीसरा, यह बिल न केवल समुदायों के बीच बल्कि एक समुदायों के भीतर भी कानून की एकरूपता को सुनिश्चित करने का एक प्रयास करता है। चौथा, समान नागरिक संहिता भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तावित कानूनों का एक सेट है। चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, व्यक्तिगत मामलों में जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत और गोद लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। सभापति जी, अब मैं आपके आदेश अनुसार समान नागरिक संहिता से जुड़ी कुछ चुनौतियां एवं उनका निराकरण सदन पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहला, धार्मिक समुदायों का प्रतिरोध। भारत में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन को विभिन्न धार्मिक समुदायों का विरोध का सामना करना पड़ सकता है। महोदय, यदि वो कानूनी रूप से एक होंगे तो धार्मिक बाधा आ ही नहीं सकती है। दूसरा, सांस्कृतिक विविधता के लिए खतरा। कई लोगों की चिंताएं ऐसी भी है। हमारा उद्देश्य महोदय कानूनी समानता होगा, सांस्कृतिक समानता नहीं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है महोदय कि सदन के सभी सामान्य सदस्यगण इस बिल का एकजुट होकर समर्थन करेंगे, क्योंकि यह बिल भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। धन्यवाद महोदय। मोशन मूव मिस अंजलि। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। यह सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग के बावजूद समान अधिकार व अवसर प्रदान करता है। यह सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है, धर्म समुदाय के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने में मदद कर सकता है। यह बिल यह भी तय करता है कि विवाह तथा विरासत और संपत्ति के अधिकारों के मामलों में महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाए। यह महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, कुप्रथाओं को समान करने में मदद कर सकता है, जैसे 3 तलाक, बहुविवाह उस समुदाय में प्रचलित है। मिस्टर अमन। महोदय, मैं इस बिल का मजबूती के साथ समर्थन करता हूँ। पहली बात तो यह है कि यह सभी नागरिकों के लिए धार्मिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद कानूनों का एक सामान्य सेट बनाकर राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। यह सांप्रदायिक तनाव को कम करने और विभिन्न समुदायों के बीच एकता और सद्भाव
की भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इस बिल से नागरिकों को अपने कानूनी अधिकारों तथा दायित्व को समझने तथा न्याय तक आसानी से पहुंचने में आसानी हो सकती है। महोदय, मैं मानता हूं कि यूसीसी धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को पुष्ट करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं क्योंकि भारत विभिन्न धार्मिक समुदायों तथा विभिन्न सांस्कृतिक विविधताओं का देश है। भारत में इस कानून को विभिन्न धार्मिक समुदायों का विरोध सहन करना पड़ सकता है। महोदय, किसी भी धर्म का आधार उसकी व्यक्तिगत कानून और धार्मिक परंपराएं होती हैं। यह बिल उनको कमजोर करता है। इससे सामाजिक अशांति और संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। सभी माननीय सदस्यगण यदि बात जानते हैं कि भारत अलग अलग संस्कृतियों वाला एक विविधतापूर्ण देश है। यूसीसी के लागू होने से इसकी संस्कृतियों का समरूपीकरण हो सकता है, जिससे हमारी सांस्कृतिक विविधताओं को नुकसान हो सकता है। महोदय, यूसीसी के लागू करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी की जाए और योजनाओं की आवश्यकता है। इसके गलत परिणाम ना हो और कमजोर वर्गों को इसका नुकसान न उठाना पड़े, अतः यह मेरी कुछ चिंताएं हैं। इस बिल के संदर्भ में सटीक और प्रभावी तैयारी हो, इसके संदर्भ में राज्यों से भी परामर्श ली जाए तो अच्छा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं जिस बिल की बात कर रहा हूँ वो है यूसीसी। यूसीसी को लागू होने से भारत में विभिन्न समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। महोदय, इससे आगे चलकर ध्रुवीकरण और संघर्ष जैसे परिणाम हो सकते हैं और पूरे देश के लिए वांछित परिणाम नहीं हो सकते। अतः महोदय, नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद। Honorable Prime Minister, धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने का महत्वपूर्ण समय दिया। सभापति जी, मैं समान नागरिक संहिता 2024 के सभी प्रावधानों से सहमत हूं और इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, समान नागरिक संहिता के लागू होने से भारत के सभी नागरिकों के लिए कानून के तहत समान उपचार सुनिश्चित होगा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति। माननीय सभापति महोदय, यह बिल लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देगा एवं महिलाओं को सशक्त करेगा, जो वर्तमान समय की जरूरत भी है। अध्यक्ष महोदय, यह बिल वर्तमान में मौजूद सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को समाप्त करेगा तथा सांप्रदायिक तनावों को कम करने में भी मदद करेगा एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा। सभापति जी, हमारा देश अनेकता में एकता का एक सुंदर उदाहरण है। इसी एकता को बरकरार रखने के लिए यह बिल अति महत्वपूर्ण है। हम सबको धर्म व जाति से ऊपर उठकर इस देश के लिए कार्य करना होगा। अध्यक्ष महोदय, आज हम जिस भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उसमें समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक राष्ट्र एक विधान की भावना का प्रतीक है। सभापति जी, अब मैं समान नागरिक संहिता 2024 के कुछ लाभ सदन पटल पर प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहला, सामाजिक एकता और भाईचारा। सभापति जी, समान नागरिक संहिता सभी समुदायों को एक समान अधिकार और कर्तव्य देती है, जिससे समाज में आपसी सद्भाव और एकता को बढ़ावा मिलेगा। यह हमें धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर बंटवारे से भी बचाने में मदद करेगा। दूसरा, लैंगिक समानता। अध्यक्ष जी,
वर्तमान में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। यूसीसी के माध्यम से हम महिलाओं को समान अधिकार व सम्मान देने की दिशा में एक मजबूत कदम उठा रहे हैं। तीसरा, न्याय। अध्यक्ष महोदय, यूसीसी न्याय की अवधारणा को मजबूत करता है। जब सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा तो समाज में समानता और निष्पक्षता का संदेश भी जाएगा। चौथा, सुधार और आधुनिकता की ओर कदम। यूसीसी संविधान के आर्टिकल 44 में वर्णित है, जो राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में प्रयास करेगा, जो हमारे संविधान के सिद्धांतों और आधुनिकता की ओर बढ़ाने का भी प्रतीक। पांचवा, कानूनी जटिलताओं को अध्यक्ष महोदय, विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग कानून होने से कानूनी प्रक्रियाओं में जटिलता बढ़ जाती है। यूसीसी इन समस्याओं को दूर कर कानून की प्रक्रिया को सरल बनाए। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समान नागरिक संहिता को लागू करते समय सभी समुदायों की संवेदनशीलताओं और उनकी परंपराओं का सम्मान किया जाएगा, और हमारा लक्ष्य किसी समुदाय के अधिकारों को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में समानता और न्याय का संदेश देना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत एक विविधताओं से भरा देश है, लेकिन इस विविधता में एकता की भावना बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, समान नागरिक संहिता हमारे संविधान की भावना और नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभापति जी, जिस प्रकार एक विद्यालय में विभिन्न समुदायों के छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं, उन सभी के लिए विद्यालय का नियम एक समान रहता है, तो ऐसे ही हमारे राष्ट्र में, इस महान राष्ट्र में विभिन्न समुदाय व धर्म के लोग निवास करते हैं, तो सबके लिए अलग अलग कानून क्यों हो? सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, जिससे समाज में स्थिरता स्थापित भी होगी। सभापति जी, हमारे समाज में हम सुनते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू कोड बिल जैसे कानून प्रचलित हैं, जो समाज में विभाजन का मुख्य कारण है। हमें इन सभी कानूनों को समाप्त कर एक समान कानून बनाने की ओर अग्रसर होना होगा। सभापति जी, मैं अभी अपने विपक्षी साथी को भी सुन रहा था, वो ये चिंता जता रहे थे कि समान नागरिक संहिता से किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता को कोई हानि पहुंचेगी। तो सभापति जी, मैं अपने विपक्षी साथी की चिंता दूर करना चाहूंगा और उन्हें यह बताना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता 2024 से किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता को कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अपने विपक्षी साथियों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस बिल का सहयोग व समर्थन करें। धन्यवाद। मिस्टर प्रशांत, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस बिल का विरोध करता हूँ, क्योंकि ये हमारी एकता के लिए सही नहीं है। मिस्टर आयुष, माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत जैसा देश विश्व में अपनी संस्कृति और विविधता के लिए जाना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है। यहाँ रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसका अधिकार है। ऐसे में एक बिल सदन में आता है, यूसीसी, समान नागरिक संहिता, जो भारत के नागरिकों की संस्कृति और उनके धार्मिक नियमों को समाप्त करता हो। यहाँ सभी धर्मों के पास अपना पर्सनल लॉ है। अध्यक्ष महोदय, क्या ऐसा बिल भारत में लागू करने योग्य है? ये बिल भारत के नागरिकों की
भावना के साथ खिलवाड़ है और मैं ऐसे किसी भी बिल का समर्थन नहीं करता हूं। मैं विरोध करता हूं ऐसे बिल का जो भारत की संस्कृति के लिए खतरा हो। महोदय, जब इन सब चीजों की जरूरत 70 सालों से नहीं पड़ी तो अब क्या सांप्रदायिक तनाव नहीं है ये? क्या ये सांप्रदायिक तनाव नहीं है? नहीं है। किसी एक सांप्रदाय को निशाने पर लाना क्या ये तनाव की स्थिति नहीं है? नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि विधेयक की आज क्या जरूरत पड़ी, जबकि मान्यवर जानते हैं कि आज से पहले की सभी मिलजुल कर रहे हैं, तो हाल फिलहाल में ही ये सब क्या हो चला? फिर किसी सांप्रदायिक को टारगेट क्यों किया जा रहा है? विधेयक अगर लाना ही है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर लाइए। इस चीज को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? मान्यवर, संविधान लिखने वाले भी हमारे थे और पास करने वाले भी हमारे ही माने हुए थे। अध्यक्ष जी बार बार संविधान का वास्ता देते रहते हैं मगर कभी चलते नहीं हैं। ये जो समानता की बातें कर रहे हैं महोदय, ये जो समानता की बातें कर रहे हैं ये संविधान में लिखे सिर्फ कागजों पर ही सुंदर दिखाई देता है। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से महोदय ध्यानी जी के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वह कह रहे थे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और संवैधानिक देश है जो संविधान से चलता है। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। मैं इस बात को मानता हूँ और आज भारत को 75 साल हो चुके हैं संविधान चलते हुए, तो आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैं बताता हूँ कि क्यों जरूरत है। मैं आपके माध्यम से ध्यानी जी को यह पूछता हूँ कि एक बार संविधान को पढ़े। आप कह रहे हैं कि आप संविधान का वास्ता देते हैं। अरे जब भारत संवैधानिक देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है और भारत संविधान से चलता है तो संविधान का वास्ता क्यों ना दे? हजार बार हर जगह संविधान 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 की बात करते रहते हैं, हर जगह संविधान को लेकर घूमते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, क्या कभी संविधान को पढ़ा है इन्होंने? बहुत गया। अगर संविधान को पढ़ा होता तो इस बिल को आज संवैधानिक नहीं बनाते, क्योंकि यह बिल संविधान के किसी भी अनुच्छेद के खिलाफ नहीं है। मैं माननीय हमारी बात छोड़िए, हमारी बात छोड़िए। आपने तो पढ़ा होगा। जी जी महोदय, आपने तो अगर पढ़ा होगा महोदय, एक मिनट, अगर इन्होंने हमारी बात छोड़िए, इन्होंने तो पढ़ा होगा, आपने तो पढ़ा होगा महोदय, तो आप हमारे प्रश्नों का जवाब कीजिए। बातों को उलट पुलट क्यों कर रहे हैं? माननीय सांसद जी के अनुरोध पर आप तो सिलसिलेवार तरीके से हर एक सवाल का जवाब देने के तत्पर हैं। तो सुनिए सभी लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। जाकर संविधान को पढ़िए तो सही, आपको नहीं सिखाएगा। बताइए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। संविधान अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि सभी हिंदुओं के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। उसी के लिए आज हम अपनी सदन प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी बात, अनुच्छेद 14 संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी भारतीयों को समानता का अधिकार है। जब सभी भारतीयों को समानता का अधिकार है तो कानूनी भेदभाव क्यों बातें कर रहे हैं? तीसरा, संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव निषेध
सभी तरह का भेदभाव निषेध है, तो फिर कानूनी भेदभाव क्यों कानूनी भेदभाव हुआ जिसमें अब तक होता आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से महोदय सदन को बताना चाहता हूँ कि संविधान के संस्थापक थे, उन्होंने हमारा देश शायद इसके लिए रेडी नहीं था, पर आज इसकी जरूरत है और इसीलिए उस समय के संविधान के संस्थापकों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से इसको संविधान में डाला है। ये उन्हीं का संविधान है जो आज की सरकार पूरा करना चाहती है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी यही चाहते हैं, तभी उन्होंने संविधान में यह अनुच्छेद का वर्णन किया है। विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ क्यों हो? फिर जब सभी अनुच्छेद इसकी जब अनुच्छेद 44 की देखरेख करता है। और रही बात धार्मिक स्वतंत्रता की, माननीय सांसद जी कह रहे थे कि क्या इस धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी की धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रखता है और उसके ऊपर कोई प्रमाण नहीं। तो क्यों कर रहे हैं? मैं पूछता हूँ इनसे, आप बताइए बहन जी, क्या आप संतुष्ट है मेरे मत से और इस बिल से? ये बिल किस तरह असंवैधानिक हुआ? मैंने आपको संविधान के अनुच्छेदों को सिलसिलेवार तरीके से बताया है। मेरा अनुरोध है बहन जी से एक बार फिर कि आप एक बार ध्यान से संविधान को पढ़ें, आपको भी अनुच्छेद नजर आएगी। और यह बिल मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि यह बिल किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता पर आहत नहीं करता। संविधान यूजीसी की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह बिल किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता को ठेस नहीं पहुंचाएगा। इसकी जिम्मेदारी आज की सरकार की है और ना ही विविध भारतीय संस्कृति को कोई समरूपीकरण करता है, ना ही उनको खतरा करता है। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्यगण से अनुरोध है कि कृपया इस बिल का एकजुट होकर समर्थन करें और देश को गुमराह करना बंद करें, देश में भ्रम ना फैलाएं, इस बिल की समर्थन करें और देश के प्रति अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करें, क्योंकि यह बिल पूर्णतः संवैधानिक भी है और महत्वपूर्ण भी। धन्यवाद महोदय। प्रश्न है, पूरे देश में राष्ट्रीय समान नागरिक संहिता अधिनियम लागू की जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। The House is adjourned. The session will head next day. अरे माता को बोल और